हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे से जो भी संबंधित होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे सीटेट 2022 और 23 में। आप लोग जानते हैं सीटेट और 2022-23 में अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इसका लास्ट डेट जो है 24 नवंबर इसका अंतिम तिथि है और 24 नवंबर के बाद में इसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 24 तक इसकी लास्ट है और इसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आज जीन प्याजे जी के बारे में, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे 1 से 2 अंक आपको जरूर पूछे जाएंगे। एक बार में रट जाएगा, बिल्कुल 2 अंक पक्का समझिए आप। ठीक है, इस तरह से आपको बताएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जीन प्याजे के बारे में। जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास होगी और इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक किसको माना जाता है? जीन प्याजे जी को इसका जनक माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जीन प्याजे, ठीक है, अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है कि जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था और स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। यानी कि आप सन याद रखें या ना रखें, इनका जन्म कब हुआ था, बट आप ये जरूर याद रखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, सीधे सीटेट के एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन प्याजे जी जो थे वो किस देश से संबंधित थे। तो ये जो है स्विट्जरलैंड से संबंधित है, क्योंकि अभी आप जितने भी वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, कोहलबर्ग हो गए और पावलोव हो गए, है ना, जितने भी लोग हैं सभी के बारे में इनका स्थान जरूर याद रखिएगा, जन्म स्थान की कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये जो जीन प्याजे जी हैं, इनको 1886 में स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। यानी कि जीन प्याजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। यानी कि इनकी एक पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, पुस्तक 1923 में इन्होंने इसको लिखा था। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा कि इन्होंने, जीन प्याजे जी ने कौन सी पुस्तक को लिखा था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इस फाइल का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन्होंने इसकी जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं, यानी कि इन्होंने इसकी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर बताया कि संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन, यानी कि जो एक है संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन और दूसरी है अपने बच्चों पर प्रयोग, अवस्था का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को वर्णन किया है। और यहाँ पर जो चौथी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं, वो सिद्धांत थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इनकी कुल कितनी अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इनकी कुल 4 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलना। इससे एग्जाम में आपको 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 110% की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपको बताना है इसकी कुल 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे संवेदीगामक अवस्था और दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे हम लोग बात करते हैं कि तीसरी जो इसकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी जो अवस्था है इनकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
बात करते हैं कि जो संवेदीगामक अवस्था होती है उसको हम लोग इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनको हम इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक, संवेदीगामक अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और अगली जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा है 2 से 7 वर्ष के बीच की। ठीक, 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष के बीच के इसकी आयु सीमा है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु सीमा है 11 से 14 वर्ष तक रखी गई है। ठीक, ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है। आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर। क्लासेस बिल्कुल आपको सीक्वेंस से स्टार्ट की जाएंगी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। और अगली क्लास भी आपको होने वाली है, बिल्कुल सीक्वेंस चलेगी, एक एक करके सभी के बारे में बताया जाएगा। ये CDP की क्लास है, अभी EVS की भी स्टार्ट होगी, हिंदी की, पेडागोजी की सारी क्लासेस, CTET की 2022 और 23 की सारी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं संवेदीगामक अवस्था के बारे में, यानी कि जो संवेदीगामक अवस्था होती है इसकी उम्र को मैं बता चुका हूं आपको। इसकी जो उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। ठीक, संवेदीगामक अवस्था, और इसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए आप लोग? इसको हम लोग इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि इसको इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष होती है, या जन्म से 2 वर्ष हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं। जो भी काम करते हैं, आँख से सुनता है, देखता है, नाक से, है ना, जो भी काम करता है इसको हम लोग इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। इसकी जो क्रियाएं होती हैं, पकड़ना, खेलना, लिखना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं करेगा तो अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, इन्हीं सबसे तो करेगा ना, तो इनको हम लोग इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा इसका प्रयोग करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, दूसरी जो आती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, इसकी जो उम्र है 2 से 7 वर्ष तक रखी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अवस्था में बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग करता है, वह प्रतीकात्मक खेल खेलता है, यानी कि बच्चों के साथ बच्चा खेलता है। बालक जो होता है शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग करता है, सिंबल, संकेत में बात करता है आपसे। ठीक है, प्रतीकों से बताता है, शब्द नहीं कह पाता है, लेकिन संकेतों से आपको बताता है। ठीक, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रतीकात्मक खेल खेलता है बच्चा। आगे बात करते हैं, इस उम्र के बच्चों को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। कौन सी आयु को? बहुत ही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्था में बालक को खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर इसकी उम्र पूछ सकता है। ऑप्शन में आपको उम्र दी होगी, ठीक, कि 2 से 7 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष, ऐसे आपको दिया होगा। तो आपको सीधा बताना है कि 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम खिलौनों की अवस्था कहते हैं। ठीक है, खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा बोलने लगता है, कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगता है। ठीक, उसमें भाषा का विकास हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगली जो हमारी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, एग्जाम में सीधे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी भी स्लाइडें मैंने आपको करवाई, सारी की सारे का आपको PDF फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और सीटेट की सारी क्लासेस चलेंगी, हिंदी की, पेडागोजी की, EVS की। शाम को 7 बजे भी आपके लिए क्लास आएगी EVS की, उसकी क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये CDP की क्लास है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। चलिए इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी उम्र आयु सीमा क्या होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि बालक जो होता है चिंतन और तर्क करना। आप कुछ बोलेंगे तो बच्चा कुछ बोलेगा, है ना। आपने अक्सर देखा, आप बच्चे से कुछ बात करो तो वो घुमा देता है बच्चों, मतलब वो आपसे क्वेश्चन, मतलब सवाल करता है उल्टा।
ठीक, और उसकी चिंतन और तर्क शक्ति शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है, यानी कि उसको दिन, तारीख, समय इन सब का ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे, कि उसकी जो चिंतन शक्ति होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक, तो इसीलिए इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि सब कुछ सीखने लगता है, बताने योग्य हो जाता है। आगे देखिए, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक, सब कुछ अच्छे से बालक इसमें समझने लगता है। मूर्ख चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि मूर्ख नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है मूर्त। ठीक, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बालक। ठीक है, सारी जो उसका दिमाग होता है वो सब काम करने लगता है, सोचने लगता है, बालक की तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तो ये सब बालक सोचने लगता है इसमें। तो बहुत ही अच्छे से याद रखना आप, इसमें 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी जो आयु सीमा है 11 से 14 वर्ष तक होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो आयु सीमा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सीधे सीटेट में एग्जाम में पूछा गया, यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है ये। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, यानी स्मरण और मनन की आदि शक्ति इसमें बढ़ जाती है। ठीक, स्मरण मनन करने लगता है, सब कुछ याद करने लगता है, आप जो भी कुछ बोलेंगे तुरंत बच्चा याद कर लेता है। ठीक, 11 से 14 वर्ष के बालक बहुत ही तीव्र इनकी बुद्धि हो जाती है। आगे देखिए, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौन सी अवस्था ऐसी है जिसको तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक, किस उम्र के बालक होते हैं? 11 से 14 वर्ष तक। ठीक, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि सीटेट में देखिए, हाँ यहाँ तक हो गया इनके जो अभी मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं सीटेट में 2022 में सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है पावलाव की, इसके बाद। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पावलाव के बारे में अगली क्लास में, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 2 अंक पक्का समझिए, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक हैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो इसमें आज मैंने बात की, अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पावलाव जी के बारे में, तो इसको देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और डेली मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स निकल कर आती है उसके बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट करवाया जाता है। किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, हर एक एग्जाम से, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी या यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ, और जय हिंद, जय भारत।